हम प्रोफेसर रशीद अकेडमी, प्रोफेसर रशीद अकेडमी I am your physics instructor, Ata Mohammed Tajal. So today we are resume our lectures of tangential acceleration. Tangential acceleration. Tangential acceleration. इसको हम शो करते हैं a small t के साथ tangential acceleration. लेकिन लास्ट टाइम मैंने ये समझाया था कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होती है, इस लीनियर वेलोसिटी को हम बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी. ओके, सो द लीनियर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट while moving on a circular path is called its linear velocity. और हमने उसकी फार्मूला देखा था v is equal to r into omega. तो लीनियर वेलोसिटी बढ़ेगी, एंगुलर वेलोसिटी उसके साथ बदल, लेकिन आर का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा. अगर आर बड़ा होगा ओमेगा कम हो जाएगी. तो ये डायरेक्ट ही होते हैं लेकिन आर का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है. क्लियर? ये लास्ट टाइम हमने देखा था. अब आज हम पढ़ेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन वही मतलब है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी. अगर ये वाली वेलोसिटी जो एक बॉडी को सर्कुलर पाथ पर घुमा रही है, अगर इसका मैग्नीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाए. देखें, हमने बिल्कुल शुरू में ये बात की थी कि हर वो बॉडी जो सर्कुलर पाथ पर घूमती है, अगर उसके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा तो याद रखें तो टेंजेंशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगी. क्लियर? लेकिन सेंट्रीपिटल रहेंगी. क्यों? क्योंकि जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूमती है तो सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूमती है. क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एन एक्सीलरेशन produced due to change in the direction of velocity. Change in the direction of velocity. Change in the direction of velocity. Direction of velocity of an object. While moving on circular path. While moving on circular path. While moving on circular path, इसको हम नाम देते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का. तो क्या बता रही है कि ऐसी एक्सीलरेशन, क्योंकि हम जानते हैं जहां भी लफ्ज एक्सीलरेशन आएगा इसका मतलब हो जाएगा डेल v बाय डेल t. अब एक्सीलरेशन दो तरह से पैदा होती है, एक मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से और दूसरा डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से. क्लियर? तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड बदल रहा है. ये देखें वेलोसिटी, अगर ये वेलोसिटी अपना मैग्नीट्यूड चेंज करे, 10 से 20 हो जाए, 20 से 30 हो जाए, 30 से 40 हो जाए, 50 हो जाए, तो देखिए मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है. तो मैग्नीट्यूड के बढ़ने से इसके पास क्या पैदा हो जाएगी? इसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी पैदा हो जाएगी, जिसको हम नाम देंगे AT का. क्लियर? और दूसरी एक्सीलरेशन कौन सी पैदा होगी? क्योंकि सर्कुलर पाथ में बॉडी घूम रही है, दूसरी एक्सीलरेशन होगी ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. याद रखें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करते, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करते हैं. क्लियर? तो ये एक्सीलरेशन सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए इवॉल्व होती है, तो इसको हम करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस होती है. एन एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है,
while moving on circular path is called tangential acceleration। तो याद कर लें, यहाँ पर दो, इसका मतलब जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूमती है उसके पास दो किस्म की वेलोसिटीज होती है, एक उसके सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दूसरी एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी की वजह से पैदा हो रही है उसकी डायरेक्शन कहाँ है, देखिए उसकी डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ है। तो अगर हम इस टोटल एक्सेलरेशन निकालें तो हम इन दो वेक्टर्स को आपस में ऐड कर देंगे रिजल्टेंट वेक्टर से, तो ए, तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। आप यहाँ गौर करें कि यहाँ एक ट्रायंगल बना है, इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, इसका रिजल्टेंट हम निकालेंगे इस तरह से। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे ए इज इक्वल टू ए सी प्लस ए टी, क्योंकि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होती है उसका मतलब उसके पास एक्सेलरेशन है, ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है। अगर कोई अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रही है इसका मतलब उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल क्यों बोलते हैं, टेंजेंशियल इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये सेंटर के सर्किल के साथ टेंजेंट बनाती है और ये लीनियर वेलोसिटी को शो करती है। क्लियर, तो ये फार्मूला हो जाएगा। अगर हम इसको और बारीक से थोड़ा गौर करें तो हमें नजर आएगा यहाँ पर ये एक पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है। तो देखें ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 90 डिग्री ये बना दो वेक्टर्स के दरमियान, ये AC और ये AT। तो हम इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे, इसका रिजल्ट निकालेंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो h की जगह पर यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर, मतलब टोटल रिजल्टेंट एक्सेलरेशन दोनों की वजह से जो हम काउंट कर रहे हैं उसको रिजल्ट नाम देंगे। और बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर की जगह पर हो जाएगा ए टी स्क्वायर। तो यहाँ हम स्क्वायर खत्म करेंगे तो रिजल्टेंट का फार्मूला हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो याद रखें ये उसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, लेकिन डायरेक्शन का फार्मूला तो वही रहेगा, डायरेक्शन उसकी वही रहेगी, नोट कर लें। क्लियर, तो अब यहाँ से एक छोटी सी चीज आप देखें, अगर कोई बॉडी अपनी मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रही इसका मतलब उसके पास एटी क्या हो जाएगा, इसका मतलब उसके पास if body not change its magnitude, change its magnitude, अगर बॉडी अपना मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रही इसका मतलब उसके पास एटी क्या हो जाएगा, एटी इक्वल टू जीरो, क्योंकि एटी पैदा ही तब होता है जब बॉडी अपनी एक्सप्रेशन चेंज करती है। बाकी सेंट्रीपिटल तो रहेगी, क्योंकि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूमती है विदाउट सेंट्रीपिटल वो मूव ही नहीं कर पाएगी। ये लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको कि जब कोई बॉडी सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है तो बॉडी सर्कुलर पर घूमती है, क्योंकि कोई भी बॉडी अपनी विलिंग के साथ सर्कुलर पाथ पर नहीं घूमना चाहती, उसको घुमाने के लिए हमेशा हमें एक सेंटर वाली फोर्स चाहिए। तो अब यहाँ देखें क्या हो जाएगा, ये यहाँ पुट करें आप तो देखें ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस जीरो, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा ए सी के। ये क्या बता रहा है कि अगर बॉडी के पास मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है सेंट्रीपिटल की फॉर्म में, तो सेंट्रीपिटल रहेगी। ये कभी नहीं हो सकता कि एसी भी जीरो हो जाए एटी भी जीरो हो जाए। अगर ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो आप याद कर लें इसका मतलब बॉडी लीनियर पाथ पर जा रही है, मतलब बॉडी स्ट्रेट वे मूव कर रही है। क्लियर, तो इस तरह से ये एसी और एटी के दरमियान रिलेशन बनता है जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है। क्लियर, अब इससे रिलेटेड एक और टॉपिक देखें आप, इसका नाम है टॉर्क। अब देखिए टॉर्क जो है, टॉर्क इसका सिंबल होता है टाउ, ये टाउ ग्रीक लेटर में हम उसको इस्तेमाल करते हैं टॉर्क। अब टॉर्क क्या बताती है, टॉर्क इसी से रिलेटेड टॉपिक है। टॉर्क हमें ये बताती है कि अगर कोई बॉडी जो रोटेट कर रही है फिक्स पॉइंट पर, अगर उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे फॉर सपोज आप यहाँ देखें कि अगर हमारे पास एक ये दरवाजा है, फॉर सपोज ये एक दरवाजा है, एक मिसाल समझे आप, इसका ये वाला साइड हिंजिस के साथ फिक्स है, मतलब ये यहाँ से फिक्स हो गया। अब अगर इसको हम कोई फोर्स लगाएं, आप सोचें इस पॉइंट पर हम इसको फोर्स लगाते हैं
फोर्स, तो फोर्स इसमें क्या पैदा करेगी? अब आप जानते हैं, अगर यही मिसाल आप एक बॉल के साथ दे दें, एक बॉल जमीन पर पड़ा हुआ है, ग्राउंड पर पड़ा हुआ है, एक फुटबॉलर या कोई आदमी इस पर फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स इसमें लीनियर एक्सेलरेशन पैदा करेगी। ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। जैसे ही बॉल किक लगेगी, बॉल स्ट्रेट अवे मूव करना शुरू करेगा और अपनी एक्सेलरेशन चेंज करेगा। लेकिन अगर ये फोर्स यहाँ लगेगी, जब यहाँ बॉडी फिक्स है, तो अब क्या होगा? अब आप नोट करेंगे, दरवाजा बॉल की तरह सीधा मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसका एक हिस्सा फिक्स है। तो अभी क्या, ये दरवाजा रोटेट करेगा अपने फिक्स पॉइंट के चारों तरफ, रोटेट करेगा, रोटेशन करेगा। तो याद रखें, यहाँ पर फोर्स ने बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन पैदा नहीं की, यहाँ फोर्स ने बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा की है, क्योंकि दरवाजा ये एक पॉइंट पर रोटेट कर रहा है, गोल घूम रहा है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखें, इस चीज को हम फिजिक्स में नाम देते हैं टॉर्क। टॉर्क मतलब the turning effect of force, turning effect of force, फोर्स का टर्निंग इफेक्ट, जो फोर्स ने उसमें टर्न करवाया अपने फिक्स पॉइंट के चारों तरफ, तो नोट कर लें, ये हो जाएगा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बहुत काम की हो, याद रखें, टॉर्क एंड फोर्स आर अप्रोक्सीमेटली सेम, लेकिन फोर्स होती है लीनियर के मामले में, और टॉर्क भी फोर्स होती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रोटेशन के बारे में। तो टॉर्क भी फोर्स ही है, क्लियर? तो इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखें आप, इसका सिंबल होता है टाउ, ग्रीक लैंग्वेज में टाउ लिखेंगे इसको। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी, टॉर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी है तो जाहिर बात है मैयर होगी। मैंने आपको शुरू के लेक्चर में बताया था कि फिजिक्स में क्वांटिटी का मतलब होता है कि वो तमाम चीजें जिसको हम मैयर कर पाते हैं, तो ये भी मैयर होती है। टॉर्क रोटेशन मैयर होती है, पंखा रोटेट कर रहा है, गाड़ी का व्हील रोटेट कर रहा है, इंजन रोटेट कर रही है, which produce an acceleration, which produce an acceleration, which produce torque is a physical quantity, तो हम क्या लिखेंगे? टॉर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी which produce an acceleration, which produce which produce an acceleration, which produces an angular acceleration। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि टॉर्क भी फोर्स ही है, एंगुलर एक्सेलरेशन आप लास्ट टाइम पीछे पढ़ कर रहे हैं, जो बॉडी फिक्स पॉइंट पर रोटेट करे, अल्फा पैदा करे। एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, in a body about its axis of rotation, about its axis of rotation। axis of rotation का मतलब ये है कि जहां बॉडी का फिक्स पॉइंट होगा, ये देखिए, ये फिक्स पॉइंट से लेकर ये जो फासला है, इसको हम नाम देते हैं मोमेंट आर्म का, और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो ये कहलाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्लियर? तो ये हो जाएगा टॉर्क। तो आप आसान टर्म से याद कर लें, टर्म टॉर्क जो है वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करती है। अगर फोर्स लगेगी तो बॉडी या तो स्पीड से रोटेट करेगी या बॉडी स्लोली रोटेट करेगी, दो ही चीजें होंगी। तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? टॉर्क दो चीजों पर डिपेंड करती है, टॉर्क आर क्रॉस एफ। आर का मतलब है मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसकी दूसरी एग्जांपल देखिए, अगर ये हमारे पास एक नट है, क्लियर, और ये उसके साथ एक स्पैनर है, जैसे नट खोलते हैं, तो देखिए यहाँ हम फोर्स लगाते हैं, लेकिन नोट कर लें, फोर्स लगाते हैं,
तो ये वाला हिस्सा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा मोमेंट आर्म और ये हो जाएगा फोर्स। तो क्या होगा, फोर्स लगाने से ये नेट इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर इसको यहां से फोर्स लगाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो नोट कर लें, फिक्स पॉइंट के चारों तरफ जो फोर्स होती है उसको हम टॉर्क का नाम देते हैं। क्लियर? तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस ए। सवाल ये क्रॉस क्यों आ रहा है, क्रॉस इसलिए आ रहा है, तो याद रखिए ये बेसिक टर्म्स आप पढ़ते हैं कि जहां जहां पर दो क्वांटिटीज के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री बनेगी, याद रखें कोई क्वांटिटी 90 डिग्री पर अगर मैक्सिमम है तो वहां पर हम क्रॉस इस्तेमाल करते हैं, और 90 डिग्री के लिए हम इस्तेमाल करते हैं साइन ऑफ थीटा। और हम जानते हैं थीटा अगर 90 डिग्री होगी तो साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू मैथमेटिक्स में ये होता है 1। तो दैट्स व्हाई आप यहाँ देखें, ये आपको यहाँ भी समझ आ जाएगा। देखें एफ और आर के दरमियान एंगल बन रही है 90 डिग्री। अगर यहाँ सोचिए फोर्स यहाँ लगे तो थीटा कितनी हो जाएगी, थीटा 0 हो जाएगी। जब थीटा 0 हो जाएगी तो टॉर्क 0 हो जाएगी। टॉर्क होगी नहीं। अगर यहाँ से पैरेलल फोर्स लगेगा तो साइन 0, साइन 0 0 तो पूरी टॉर्क 0 हो जाएगी। तो इस तरह से कोई टॉर्क नहीं होगी अगर एंगल 0 होगी। टॉर्क कब कब होगी, जब हमेशा एंगल 90 डिग्री होगी, मैक्सिमम टॉर्क। क्लियर? तो ये टॉर्क का यूनिट देखें, टॉर्क का यूनिट भी वर्क वाला यूनिट बनता है, टाउ इज इक्वल टू ये हो जाएगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, सॉरी मोमेंट आर्म का यूनिट क्या हो जाएगा, मोमेंट आर्म का यूनिट हो जाएगा मीटर, जो फासला है, और फोर्स का यूनिट न्यूटन। तो ये हो जाएगा मीटर इंटू न्यूटन। तो आप चाहें तो एन इंटू एम भी कर सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर कर सकते हैं। तो क्लियर? तो अब इसमें कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्स करता है, याद रखें इसमें हमेशा हमेशा इसमें वो कंपोनेंट रोल प्ले करता है जो इसके साइन के साथ मैक्सिमम वैल्यू बनाता है। इसलिए यहाँ पर हम कॉर्ड्स नहीं लगाते। क्लियर? अब तो टॉर्क दो किस्म की हो सकती है। एक टॉर्क होगी जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टॉर्क, पॉजिटिव टॉर्क, पॉजिटिव टॉर्क। अब पॉजिटिव टॉर्क का कन्वेंशन क्या है फिजिक्स में, इसमें ये है कि काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क को, काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है अगर आप इस तरह से इसको रोटेट करवाएं कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, काउंटर क्लॉकवाइज, तो ऐसी टॉर्क को हम नाम देते हैं पॉजिटिव टॉर्क। क्लियर? और नेगेटिव टॉर्क क्या हो जाएगा, ये कन्वेंशन है भाई फिजिक्स का, नोट कर लें। नेगेटिव टॉर्क क्या होगी, अगर क्लॉकवाइज टॉर्क होगी, जिस तरफ घड़ी की सुई मूव करती है, अगर इस तरह रोटेशन होगी, जिससे यहाँ मैंने आपको बताया ये वाली देखिए, अगर ये फोर्स लगेगी तो ये इसमें क्लॉकवाइज, लेकिन घड़ी की सुई की तरफ रोटेट करवा रही है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क किसी चीज में भी हो, दरवाजे में हो और कोई भी चीज हो, तो क्लॉकवाइज टॉर्क जब हम देंगे तो नोट कर लें क्लॉकवाइज टॉर्क को हम लेते हैं नेगेटिव। ये फिजिक्स का कन्वेंशन है, इसको आप समझ लेंगे। और ये वही बात है जो पीछे हम लास्ट टाइम देखी थी हमने, कि जब हम पढ़ रहे थे ना, क्या बोलते हैं इसको, ये एक्सलेशन के बारे में पढ़ रहे थे, वहां मैंने आपको बता दिया था। क्लियर? अच्छा, मोमेंट आर्म आपको क्लियर हो गया। मोमेंट आर्म इस फासले को बोलते हैं, ये वाला फासला, कि फिक्स पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक जो फासला होता है, जैसे फासला को दिया पॉइंट, फिक्स डिस्टेंस से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये जो है इसको हम बोलेंगे मोमेंट आर्म। क्लियर? तो मोमेंट आर्म की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्लियर? और टॉर्क दो किस्म की होती है, टॉर्क को दो हम हिस्सों में बांट सकते हैं। एक कहलाएगी इसकी क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टॉर्क, और दूसरी कहलाएगी इसकी मिनिमम टॉर्क। दो किस्म की टॉर्क हो सकती हैं, मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क। अब मैक्सिमम टॉर्क का मतलब क्या है, मैक्सिमम टॉर्क का मतलब ये है कि अगर आर मतलब मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान जो एंगल है, अगर वो एंगल 90 डिग्री हो जाए, इसका मतलब मैक्सिमम टॉर्क होगी ना, क्योंकि टॉर्क पैदा हो रही है। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि स्पिनर की मिसाल आपने अभी देखी कि ये स्पिनर लगा हुआ है,
स्पिनर कब फोर्स लगाएगा, जब हम लगाएंगे फोर्स पर। तो देखें अगर फोर्स 90 डिग्री होगी देखें तो काम होगा, उसको बोलेंगे मैक्सिमम टॉर्क। क्लियर। दूसरा हो जाएगा मिनिमम टॉर्क। अब मिनिमम टॉर्क का मतलब क्या है? मिनिमम टॉर्क का मतलब ये है कि ऐसी टॉर्क जिसमें टॉर्क पैदा ही ना हो, जीरो टॉर्क। अब जीरो टॉर्क कब होगी? जब आर और एफ के दरमियान बनने वाली जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाए। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि अगर इसी स्पिनर की हम मिसाल देखें कि ये देखें अगर स्पिनर है और ये आर है, अगर हम यहां से फोर्स लगा रहे हैं, नोट कर लें, अब ये देखें आर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ आर और एफ के दरमियान एंगल परपेंडिकुलर डिस्टेंस से 90 डिग्री पर फोर्स लग रही है, तो याद रखें यहाँ एंगल क्या बनेगी? जीरो। अब जब एंगल जीरो होगी, हम टॉर्क का फार्मूला जानते हैं, टॉर्क का फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। तो जब साइन में जीरो पुट करेंगे तो याद रखें टॉर्क जीरो। जब टॉर्क जीरो हो जाएगा इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? मिनिमम टॉर्क। और मैक्सिमम टॉर्क कब होगी? टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर इंटू साइन 90, साइन 91 के बराबर ये हो जाएगा मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क। तो ये हो जाएगा मिनिमम टॉर्क। मिनिमम टॉर्क मतलब क्या है? जब टॉर्क हो ही जीरो तो ये मिनिमम टॉर्क हो जाएगी। क्लियर। तो टॉर्क हमारी लाइफ में बहुत मौजूद है, हमारे घर के दरवाजे, खिड़कियां, ये नेट खोलना और चीजें, जैसे हम ढक्कन बंद करते हैं, द टाइटनिंग ऑफ अ नट विद स्पैनर एग्जांपल हो जाएगी, क्योंकि इसमें रोटेट कर रही है। टाइटनिंग ऑफ अ नेट, टाइटनिंग ऑफ अ नेट विद स्पैनर, जब हम पानी के साथ किसी नट को टाइट करते हैं तो क्या होता है? वो रोटेट करता है। अब याद रखें इसमें छोटी सी चीज और भी है कि अगर यहाँ आर बढ़ जाएगा, नोट कर लें, अगर यहाँ आर बढ़ जाएगा तो नोट कर लें हमारी, देखें आर बड़ा हो गया और फोर्स, और यहाँ अगर आर छोटा कर दिया जाए, यहाँ आम लाइफ में देखते हैं अगर आर छोटा हो तो दोनों में फर्क हो जाएगा। जिसकी आर बड़ी होगी मतलब मोमेंट आर्म बड़ी होगी तो यहाँ हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी। क्लियर। जिससे हम देखते हैं हमारे घरों में जो पानी होते हैं, नट होते हैं या स्क्रू होते हैं, उनकी उनका साइज बड़ा होता है, उनका मोमेंट आर्म बड़ा रखा जाता है ताकि उस पर लगने वाली फोर्स कम हो जाए। तो ये फिजिक्स का मैकेनिकल एडवांटेज होता है मशीनों का, जो उससे हमें फायदा देती है। क्लियर। जैसे हम छुरी की मिसाल लेते हैं, जब छुरी होती है उस पर हम थोड़ा सा लगाते हैं, मगर क्यों? क्योंकि उसका एरिया कम होता है, वो फोर्स हाई प्रेशर क्रिएट करता है, जो छुरी हमारे बहुत सारे काम करती है। इसी तरह से नेट का जब साइज बड़ा कर देते हैं, नेट का हम मोमेंट आर्म बड़ा कर देते हैं तो हम हमें फोर्स कम लगानी पड़ती है। ओपनिंग ऑफ अ डोर और विंडो, हम घरों में दरवाजे खोलते हैं, क्लियर, ओपनिंग ऑफ डोर और विंडो, गाड़ी का हो, कार का हो, घर का हो, क्योंकि उसका एक हिस्सा फिक्स है, फिक्स पॉइंट पर रोटेट कर रहा है तो ये टॉर्क है। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट सीसा, बच्चों का झूला आपने अक्सर देखा होगा, सीसा, ये भी इसकी एग्जांपल हो जाएगी। ये हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखें ये एक बच्चा और एक बच्चा, यहाँ भी देखें टॉर्क पैदा हो रही है। तो क्लियर। तो ये फिक्स पॉइंट के चारों तरफ रोटेट हो रहा है, इसको हम नाम देते हैं टॉर्क का। तो ये टॉर्क हमारी लाइफ में मौजूद है, जिसको आप देखें। क्लियर। अच्छा, इसमें एक और चीज आप देखें कि अगर आप आर और एफ को रिवर्स कर देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड फर्क हो जाएगा। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, आर और एफ को रिवर्स करने से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो क्लियर। इसमें आप थोड़ा अपना पॉइंट क्लियर करें कि टॉर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉर्क का डायमेंशन निकालना भी आपको आना चाहिए, डायमेंशन का सवाल आ सकता है। टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा एफ क्रॉस आर। हम जानते हैं एफ, एफ का डायमेंशन हमने क्या निकाला था? एम एल टी माइनस टू। फोर्स का डायमेंशन, फोर्स कहाँ भी होगी उसका डायमेंशन सेम रहेगा, क्योंकि हर जगह उसका यूनिट भी सेम होता है, फोर्स का डायमेंशन सेम होगा। और मीटर का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करें तो ये एम एल इंटू एल, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर और ये हो जाएगा टी माइनस टू। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क, दिस इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप देखें
अगर कोई सवाल आपके माइंड में राइज हो रहा है तो फिर आप पूछ सकते हैं मुझे। सर रिवर्स टॉर्क आपने बताया था, एक दफा फिर से बताइएगा। जी जी क्लियर कराओ फिर। तो अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट होता है, लेकिन क्लियर कराओ मैं आपको। देखें ये मकसद क्या है इसका। अगर हम देखें, अगर हम आर, ये देखें अगर हमारे पास ये फॉर सपोज आर और यहाँ से फोर्स लग रही है, देखें ये फोर्स की डायरेक्शन, अगर हम इन दोनों को रिवर्स कर दें, रिवर्स करने का मतलब क्या है, रिवर्स करने का मतलब ये है कि अगर आर की डायरेक्शन ये करें और फोर्स की डायरेक्शन हम यहाँ से यहाँ कर दें, तो देखें क्या हो जाएगा, आर वही है, तो देखें हमने फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, तो अब देखें टॉर्क रिवर्स हो गया। देखिए नोट करें, अगर यहाँ फोर्स लगेगी तो सोचें क्या होगा, ये फोर्स इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगी, क्लॉकवाइज। अगर हमने फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दी तो अब ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रही है। क्लियर। तो देखिए अगर फोर्स यहां से लगेगी, तो फोर्स लगेगी तो ये इसको कैसे मूव करवा रही है, देखें क्लॉकवाइज रोटेट करवा रही है ये वाली फोर्स। क्लियर। और ये वाली फोर्स देखें, अगर ये फोर्स यहां लगेगी तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रही है और ये क्लॉकवाइज रोटेट करवा रही है। तो देखें फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स करने से, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है। टॉर्क के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इसका दोनों का सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज आएगी, पहले क्लॉकवाइज थी फिर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्लियर। तो ये इसका टॉपिक है कि अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो मैग्नीट्यूड रिवर्स हो जाएगा, लेकिन रिवर्स हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ब्रेक का टाइम हो तो आप देखें कोई सवाल है तो भले करें आप। ठीक है सर, आप ब्रेक कीजिए। ठीक है।